हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जीआईसी मेंस एग्जाम की जो सीरीज है इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ रोमांटिसिज्म से रिलेटेड 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम लॉन्ग आंसर को स्टडी करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। एज वी नो कि किसी भी एज की या किसी भी मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोमांटिक मूवमेंट भी था लिटरेचर में, रोमांटिसिज्म इज सेम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे, इसके मेन फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आंसर आपका दोनों के लिए सेम ही रहेगा। लेट्स सी द आंसर। रोमांटिसिज्म was a literary movement. रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था that emphasized nature and the importance of emotions and artistic freedom. अभी जो रोमांटिक राइटर्स थे इनका एम्फेसिस होता था नेचर के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कि इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम। रोमांटिसिज्म अकर्ड फ्रॉम 1798 टू 1850। रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स and it ended in 1850. The main characteristics of romanticism are as follows. The first one is glorification of nature. Romantic poets and writers give personal, deep description of nature. Romantic जितने भी poets हुए हैं, writers हुए हैं, उन सब ने बहुत ज़्यादा personal and deeply describe किया है nature को and all its wild powerful जो qualities है उनको. Natural elements also work. Natural elements also work as symbols for the unfettered emotions of the poet. पोइट के जितने भी कहे अनकहे इमोशंस है, जो भी उसके फ्री इमोशंस है या जो हिडन इमोशंस हैं, उन सबको नेचुरल एलिमेंट्स ने एज अ सिंबल उनको डिस्क्राइब किया है। नेचुरल एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, एक सिंबल के रूप में काम करते हैं पोइट के इमोशंस को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। जितने भी पोइट्स हैं उन्होंने काफी सिंबॉलिक तरीके से नेचर का यूज किया है अपनी पोइट्री में। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस। फीलिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन ऑल फॉर्म्स। रोमांटिक पोइट्स एंड राइटर्स ने फीलिंग्स को क्योंकि इंपॉर्टेंस दी है तो उन्होंने फीलिंग्स की सारी फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया है, चाहे वो रोमांटिक फीलिंग है, फीलिंग्स फॉर लव फॉर चिल्ड्रन है, एंड फियर है, इमोशंस है, सॉरो है, लोनलीनेस है, या जो भी फीलिंग्स है उन्होंने फीलिंग्स की सारी फॉर्म्स को अपने वर्क्स में डिस्क्राइब किया है। एंड दिस फोकस ऑन इमोशन मेड रोमांटिक पोइट्री एंड प्रोज एक्सटेंसिवली रिलेटेबल। अब क्योंकि उन्होंने इमोशंस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया कि जो कोई भी उनकी पोइट्री को या उनके प्रोज वर्क को पढ़ता है तो रीडर्स को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है। उनको लगता है कि जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स जो है उसके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं या उनकी फीलिंग्स रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जब भी कोई मूवी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, तो समटाइम्स कुछ सीन्स या सिचुएशन से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं, सेम एज है। तो ऐसे ही पोइट्री और प्रोज में भी है सेम, कि आप जब उसे रीड करते हैं एंड यू फील कि ये काफ़ी रिलेटेबल है। मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टाइन में हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर है वो अपने इमोशंस को बहुत ही डीपली डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लाइन कोट की, बिकॉज ऑफ द वर्ड लिमिट हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू यू, आप ये तो जस्ट एक सैम्पल आंसर है, आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे कोट को कम ज़्यादा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। राइटर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एक्सप्लोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। उन्होंने इमेजिनेशन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया एंड द क्रिएटिव इम्पल्स, जो क्रिएटिविटी है उसे एक्सप्लोर किया। वन कैन सी दिस इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड में वो क्या लिखते हैं, आई वॉज लॉस्ट हॉल्टेड विदाउट एन एफर्ट टू ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वन लाइन ही कोट की है। Emphasis on aesthetic beauty. Romantic literature explores the theme of aesthetic beauty, not just of nature. उन्होंने केवल नेचर को ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया, बट ऑफ पीपल एज वेल।
रोमांटिक राइटर्स ने खासकर फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं उनको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। लॉर्ड बायरन्स पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इट। She walks in beauty like a night of cloudless climes and steady skies. In this way, this line proves that romantic writers' emphasis on aesthetic beauty. Next is vivid sensory description. Wordsworth uses vivid description, including similes and metaphors in the poem. वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा vivid description दिया है अपनी poetry में by using similes and metaphors, all the poetic devices, and this is the quality of romantic poets and writers कि जब आप उनकी कोई भी पोइम या प्रोज पढ़ेंगे तो समटाइम्स यू फील लाइक कि ये आप जो है इसे फील कर सकते हैं। And we can clearly see this quality in the poem of William Wordsworth, I Wandered Lonely as a Cloud, in which he says, besides a lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे नेचर को। There are some other characteristics of romanticism, and they are use of spiritual and supernatural elements. Romantic poets ने spiritualism का एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स का, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज किया है अपनी पोइट्री में। उनका फोकस रहता था सेल्फ एक्सप्रेशन पे। एक्सोटिसिज्म देखने को मिलेगा, हिस्ट्री से भी लव था। एक्सोटिज्म के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि ओzymandias जो पोएम है उसमें तो इसकी जो लोकेशन है वो एक एक्सोटिक लोकेशन है। तो ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोमांटिक एज की या रोमांटिक लिटरेचर की, लाइक स्पिरिचुअल एंड यूज ऑफ स्पिरिचुअल एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट, फोकस ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड एक्सोटिसिज्म एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो आप चाहें तो इनको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ हेडिंग, एंड बाकी जिनको आप डिस्क्राइब नहीं करना चाहते उनको आप एज अ सेंटेंस लिख सकते हैं। तो आपका ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। What's the difference between romanticism and dark romanticism? Romanticism और dark romanticism के बीच में क्या डिफरेंस है? And write a short note on dark romanticism. देखिए, अगर डार्क रोमांटिसिज्म के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने आएगा तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना होगा रोमांटिसिज्म का, बिकॉज जो डार्क रोमांटिसिज्म है दैट इज द सब जॉनरा ऑफ रोमांटिसिज्म। तो लेट्स सी कि हमारा आंसर कैसे लिखा जा सकता है। रोमांटिक मूवमेंट emerged in Europe in 1798. रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत यूरोप में हुई थी 1798 में। Romantic poets and writers emphasized nature and the importance of artistic freedom and emotion. रोमांटिक जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, ये एम्फेसाइज करते थे नेचर को, आर्टिस्टिक फ्रीडम को और इमोशंस को। इमेजिनेशन, इमोशंस एंड बिलीव्स वर द मोर इम्पोर्टेंट देन लॉजिक और फैक्ट। उनके लिए लॉजिक और फैक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इमेजिनेशन, इमोशन एंड बिलीव्स की थी। द इंडिविजुअल कम फर्स्ट एंड often involves worship of nature. Individual come first, they gave importance to self expression, and through their poems we can understand that they were true worshipper of nature. जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने तो नेचर को गॉड भी बोला है, टीचर भी बोला है, मदर भी बोला है, तो वो नेचर की सारी फॉर्म्स को अडोर करते थे। दे वर ऑप्टिमिस्टिक। ये जो रोमांटिक राइटर्स थे दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीव्स इन ह्यूमन गुडनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। उनकी पोइम्स जो हैं वो ह्यूमन की ब्राइटर साइड को दिखाती हैं, उनकी गुडनेस को दिखाती हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखाती हैं। जैसे कि वर्ड्सवर्थ की ये जो लाइन है फ्रॉम द टेबल्स टर्न, ये इस पॉइंट को प्रूव करती है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मोर इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल सेजेस कैन। तो ये जो लाइन है यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच है पोइट की वो दिखाई देती है। वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स आर सम ग्रेट रोमांटिक राइटर्स। ये कुछ रोमांटिक राइटर्स हैं, ग्रेट रोमांटिक राइटर्स हैं। अब हम बात करेंगे डार्क रोमांटिसिज्म की। देखिए, डार्क रोमांटिसिज्म जो थी इसकी शुरुआत हुई थी in the 19th century in America. It is a subgenre of romanticism. It emphasized on human fallibility. ये human fallibility के मतलब इंसान जो है वो क्या कर सकता है कि इंसान से
किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हर इंसान से गलती हो सकती है, तो उनको ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स की गुंजाइश है। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, जजमेंट, पनिशमेंट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ गिल्ट एंड सिन, मतलब जो डार्कर साइड्स होती हैं, जो डार्कर एरियाज होते हैं ह्यूमन नेचर के, उन पर इन्होंने फोकस किया, जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, जजमेंट है, पनिशमेंट है, और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं गिल्ट के या सिन के, ये सब उन्होंने जो डार्कर साइड्स है ह्यूमन नेचर की, उसको फोकस करके उसको डिस्क्राइब किया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोइट्स हैं इनको पेसिमिस्टिक पोइट कहा जाता है, इनको डार्क पोइट्स भी कहा जाता है। एंड दे बिलीव्ड even good men and women drift towards sin and self destruction. ये जो poets and writers थे, इनका ये बिलीफ सिस्टम था कि उनको ऐसा लगता था कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अच्छे मैन और वुमन होते हैं, वो भी मुड़ सकते हैं, किसकी तरफ मुड़ सकते हैं? सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ। मतलब वो भी एक टाइम आने पर बुरे हो सकते हैं, वो अपना भी बुरा कर सकते हैं, दूसरे का भी बुरा कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता था। जैसे कि द फॉलोइंग लाइन्स बाय नथेनियल प्रूव्ड इट। नथेनियल हॉथरॉन जो राइटर है, उनकी ये लाइन इस बात को प्रूव करती है, देयर इज नो गुड ऑन अर्थ एंड सिन इज बट अ नेम। ठीक है, तो उनकी ये लाइन इस पॉइंट को प्रूव करती है। नेक्स्ट एडगर एलन पो है, नथेनियल हॉथरॉन है, एमिली डिकिंसन है, ये प्रोमिनेंट राइटर्स हैं डार्क रोमांटिसिज्म के। ठीक है, तो डार्क रोमांटिसिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर की डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करती है, उसको इम्फेसिस करती है, उसके बारे में ही इन्होंने लिखा है। बहुत सारे पोइम्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे वर्क्स हैं प्रोज में, तो आप उनका भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द वर्ड लिमिट मैंने 150 में इसको कंप्लीट किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।